मान लीजिए 2011 में इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। तो जो उसमें प्लेइंग 11 है, उनके प्लेयर्स के नेम को मुझे मैनेज करना है। इन शॉर्ट 11 वैल्यूज मेरे पास हैं। अब मेरे पास उन 11 वैल्यूज को मैनेज करने के दो रास्ते हैं। पहला है 11 वेरिएबल्स अलग अलग बना लो। दूसरा है उनको उठाकर एक लिस्ट में रख लो। ठीक है। अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और उस लिस्ट के अंदर उन सारे प्लेयर के नेम्स को स्टोर करता हूँ, यहाँ तक तो ये सही है। लेकिन अब ये लिस्ट है और लिस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि लिस्ट मॉडिफाई हो जाती है। अगर ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है। अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड करना चाहूँ तो अपेंड लगा के मैं कर सकता हूँ। इवन अगर मान लो जीरो इंडेक्स पर यहाँ धोनी है, अब मैं बोलूँ धोनी की जगह ऋषभ पंत को खिलाना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। एक्स और जीरो इक्वल टू जो भी है वो आप कर सकते हो। तो देखो ये लिस्ट है, इसको नहीं पता क्रिकेट किसे कहते हैं। ये तो पाइथन का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो भी एलिमेंट्स आप रखते हैं वो कभी भी बदले जा सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर और एलिमेंट इंसर्ट हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो हम एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में ये तो हिस्ट्री बन चुकी है। अब इसमें बदला नहीं जा सकता, इसे पढ़ा जा सकता है बस। ना तो इसमें कोई 12वां प्लेयर ऐड होगा, ना इसमें तो कोई डिलीट होगा। ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कंटेनर चाहिए जहां पर एक बार मैंने अगर अपनी वैल्यूज को स्टोर कर दिया, तो मैं चाहता हूं कि अब कोई वैल्यू रिप्लेस नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई नई वैल्यू ऐड होनी चाहिए, ना ही कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू डिलीट होनी चाहिए। तो ऐसा कंटेनर लिस्ट नहीं है। तो ऐसे कंटेनर के साथ जाने के लिए हमें जो ऑप्शन दिया गया उसका नाम होता है हमारा टपल। तो टपल हमारा एक दूसरा कंटेनर है। पर्पज इसका वही है, बहुत सारी वैल्यूज को मैनेज करना। इसको लाने के पीछे वजह क्या है? एक ही वजह है कि ये मॉडिफाई नहीं हो। टपल मॉडिफाइबल नहीं है, जबकि लिस्ट मॉडिफाइबल है। तो अगर ऐसी वैल्यूज का आप ग्रुप मैनेज करना चाहते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि ये बदल सके, लिस्ट में रखो। जिन्हें आप चाहते हैं नहीं ये नहीं बदलना चाहिए, तो आप उन्हें कहाँ रखो? टपल में रखो। ठीक है। तो अगर हम टपल को डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो लिस्ट के अंदर होती हैं। सिर्फ यही चीज नहीं है कि टपल मॉडिफाई नहीं होगी। बाकी टपल के अंदर कितने भी एलिमेंट रख सकते हो एक ही बार में, एक मौका मिलेगा बस। पहली बार जो मौका मिला है उसमें जितने एलिमेंट रखने रख लो, उसके बाद अब ना आएंगे एलिमेंट, ना जाएंगे, ना बदलेंगे। किसी भी टाइप के रख लो, इंटीजर रख लो, फ्लोट रख लो, स्ट्रिंग रख लो। रिकमेंडेड यही है, सिमिलर टाइप के रखो। ठीक है। टपल के साथ भी मिनिमम मैक्सिमम सॉर्टिंग ये सब चलता है। आप टपल पे इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। टपल भी इटरेबल है, लूप लगाकर आप टपल को इटरेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट चीजें जो लिस्ट के साथ हमने समझी हैं टपल के साथ भी चलेंगी। लेकिन हर वो चीज टपल में नहीं चलेगी जो टपल को मॉडिफाई कर सकती है। मतलब टपल के अंदर अपेंड मेथड नहीं होगा, टपल के अंदर पॉप मेथड नहीं होगा, टपल के अंदर डेल नहीं चलेगा, टपल में क्लियर नहीं चलेगा। हर वो ऑपरेशन नहीं होगा जिससे टपल मॉडिफाई हो सकते, बाकी सब चलेगा। ठीक है। तो अगर एक लाइन में मुझे इसे डिफाइन करना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी लिस्ट को पढ़ चुके हैं, तो एक लाइन में डिफाइन किया जा सकता है। अगर हम लिस्ट नहीं पढ़ चुके होते तो इसको हमें डिटेल में लिखना पड़ता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज
immutable version of immutable का मतलब unmodifiable, अब बात आती है सर सिंटैक्स की। इसका सिंटैक्स क्या होगा टपल को क्रिएट करने का? तो टपल को क्रिएट करने के कई सारे सिंटैक्स हैं, एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं। पहला सिंटैक्स होता है पैरेंथेसिस का पेयर, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर लिस्ट है, पैरेंथेसिस का पेयर टपल है। अब आप इस सिंबल को जब आप देखते हैं तो इस सिंबल के टोटल आज की क्लास तक 3 मीनिंग आप जानते हैं। आप बोलेंगे सर हम तो पहली बार ही इसको टपल के नाम से पढ़ रहे हैं, 2 मीनिंग हमने कब पढ़ लिए? हमने कहा देखते हैं। सबसे पहले नहीं, देखो ये तो वो ये था, वो तो इंडेक्स ऑपरेटर है, ये पैरेंथेसिस है, ठीक है। हाँ, पहले दिन जब आपने अपना हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाया था तो उसके साथ भी तो यही लगा हुआ था। तो सर इसके क्या, तो किसी भी फंक्शन के साथ लगा हुआ है। तो किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए हम इस सिंबल का यूज आज तक करते आ रहे हैं। तो क्या आप ये बोलोगे नहीं ये टपल है? दूसरा यूज कहाँ करा है देखो आपने। पहला यूज, किसी भी फंक्शन को जब भी आप कॉल करेंगे तो फंक्शन का नेम और उसके आगे क्या लिखेंगे, ये सिंबल लगाएंगे कॉलिंग वाला। दूसरा यूज 2 - 1 + 4 × 2। कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि पहले ये सॉल्व हो, उसके बाद इस पूरी की मल्टीप्लाई 2 से होनी चाहिए। तो एक्सप्रेशन के लिए भी हम पैरेंथेसिस के पेयर को यूज कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ी बोलेंगे टपल है ये, ठीक है। और तीसरा जो आज हम पढ़ रहे हैं, सर आज तो ये टपल ही है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कब इस सिंबल का मीनिंग क्या है। तो जब मैं इसको इंडिपेंडेंटली यूज कर रहा हूँ तो ये टपल है। अगर इसके साथ कोई प्रीफिक्स आ जाए तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है। और इसके अंदर आप कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भैया टपल नहीं है। अभी क्या है, अभी टपल है। कैसी टपल है? एम्प्टी टपल। पहले इसका टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ एक्स, और एक्स को प्रिंट भी करा, टपल और एम्प्टी टपल है। अच्छा, अभी आपने बोला कि टपल में एक बार ही मौका होता है एलिमेंट को रखने का। वो मौका तो मैं खो चुका हूँ, मैं लाइन नंबर 5 पर आ गया, टपल बनी लाइन नंबर 3 पर। तो अब आगे मैं इस टपल का इस्तेमाल कैसे करूंगा? कोई खास यूज नहीं रहा अब, क्योंकि इसमें ना तो कोई आएगा ना जाने के लिए कोई है ही नहीं इसमें। तो जिस समय आप बना रहे थे उस समय आपको याद रखना था कि इसमें क्या रखना है मुझे। तो हर कोई शायद ऐसी टपल नहीं बनाएगा, रेयरली कोई ऐसी टपल बनाएगा, लेकिन एक पॉसिबल वे है टपल क्रिएट करने का, ठीक है। बहुत कम यूज है ऐसी टपल का जो एम्प्टी होगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा तरीका टपल बनाने का, जिस समय आप टपल बना रहे हो उस समय आप एलिमेंट को जानते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, और ये टपल है। टपल में भी ऑर्डर मेंटेन होगा, हमने कहा जिस ऑर्डर में एलिमेंट टपल में आप स्टोर करते हैं, जब आप प्रिंट कराएंगे टपल को तो उसी ऑर्डर में आपको मिलेगी। अब एक इंटरेस्टिंग यूज केस आता है। इसको क्या माने,
क्या इसको ये माना जाए कि भाई ये एक टपल है जिसमें एक ही एलिमेंट है 10? ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ मैं तो सोच रहा था कि मैंने कोई नंबर लिखा है जिसको मैंने पैरेंथेसिस में लिख दिया है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 10 × 2 - 1, तब भी तो सही है। तो उसी तरह से मैं इसको एक एक्सप्रेशन कंसीडर कर सकता हूँ। तो अब दोनों में से कौन सा सही होगा? इसको टपल मानोगे तो एक्सप्रेशन मानोगे? एक्सप्रेशन माना जाएगा। ठीक है। तो अब ये बताओ ये कैसा एक्सप्रेशन है? इंटीजर। तो एक्स टपल टाइप का नहीं होगा, किस टाइप का होगा? इंटीजर। और अगर मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूंगा तो ये फ्लोट टाइप का एक्सप्रेशन होगा। मैं तो सर इसे टपल बनाना चाहता था। तो टपल बनाने के लिए आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो जब टपल में सिंगल एलिमेंट रखा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सिंगल एलिमेंट कॉमा के साथ आप लिखेंगे तब वो टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट माना जाएगा। अदरवाइज वो एक एक्सप्रेशन कंसीडर होगा, वो टपल कंसीडर नहीं होगा। तो अब ये हमारा टपल है और टपल के अंदर एक फ्लोट एलिमेंट है। टपल है और टपल के अंदर फ्लोट एलिमेंट। लिस्ट के साथ ऐसा नहीं है। लिस्ट में सिंगल एलिमेंट स्टोर करना होगा तो ऑर्डिनरी वे में कर सकते हैं। और अगर कॉमा लगा दिए लिस्ट में तो एरर भी नहीं आएगी। ठीक है। क्या मैंने कहा? लिस्ट में अगर मुझे सिंगल वैल्यू रखनी है तो ये लिस्ट ही है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्स का टाइप लिस्ट आएगा और लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है 10। लेकिन अगर मैं टपल वाली स्टाइल को ही यहाँ पर फॉलो करूं तो गलत भी नहीं है, ये भी सही है। अभी भी लिस्ट है और उसमें सिंगल एलिमेंट है 10। लेकिन टपल में मस्त है। टपल में आपको सिंगल एलिमेंट के साथ कॉमा लगाना ही पड़ेगा। लिस्ट में लगाना है नहीं लगाना है आपकी मर्जी पर डिपेंड करे। टपल बनाने का एक और तरीका, जब आप किसी भी वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू कॉमा के साथ असाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये एरर नहीं आती कि भाई वेरिएबल में तो एक ही वैल्यू आ सकती है। अगर लिस्ट बनाना था तो लिस्ट का सिंबल यूज करो, टपल बनानी थी तो टपल का सिंबल यूज करो। हमने कोई भी सिंबल यूज नहीं करा। ऑटोमेटिकली जब किसी वेरिएबल में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को असाइन किया जाता है तो वो टपल बनकर ही वैल्यू असाइन होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ एक्स कौन है, अभी भी एक्स कौन आएगा? टपल आएगा। मान लो इसमें एक एलिमेंट और डाल दो तो टपल आउटपुट में जब आएगी तो अपना सिंबल जरूर यूज करेगी, पैरेंथेसिस वाला, चाहे कोई सा भी केस हो। सिंटैक्स में भले ही आप यहाँ पर पैरेंथेसिस ना लगाएं, सिर्फ कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट लिख दें तो भी टपल बन जाएगा। तो ये बताओ ये एरर है या सही है? लाइन नंबर 24 पर क्या क्रिएट हुआ होगा? एक टपल बनी होगी और उस टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट होगा 5। टपल बनी है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट है हमारा। स्ट्रिंग के साथ भी ऐसे ही काम करें। मैं लिख दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। टपल और टपल के अंदर वो है आ गया। अब जिस चीज को टपल में मना किया गया उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या वास्तव में ये सब मना है। तो मैं सबसे पहले इंडेक्स का चेक करना चाहता हूँ, क्या टपल में इंडेक्स होता है? आंसर इज यस। और जिस टॉपिक में इंडेक्स होगा उसमें दोनों तरफ से इंडेक्स चलते हैं, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। तो अगर मैं लिख दूं एक्स ऑफ -1, क्या मिल जाएगा मुझे?
30 लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो इससे ये समझ में आ गया कि लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग चलती है। दूसरा पॉइंट बताया था लिस्ट, सॉरी, टपल के अंदर इंडेक्सिंग चलती है। और दूसरा पॉइंट बताया गया था कि टपल इटरेबल है। एक एक एलिमेंट को अगर मुझे निकालना हो तो इंडेक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। आप टपल को, लूप को दे देते हैं और वो लूप इस टपल को इटरेट कर देगा। दैट मीन्स एक एक एलिमेंट को लाकर आपको दे देगा। तो फिर अब टपल में इंडेक्सिंग होती है तो समझ में आ गया। एक काम करते हैं, इंडेक्स पे जाकर एलिमेंट को बदल कर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि इस टपल के 0 इंडेक्स पर जाएं और जो वैल्यू है उसको हम 100 कर दें। तो अब टपल का जो कॉन्सेप्ट था वो था अनमॉडिफाइबल। तो उसके हिसाब से तो ये एरर आ जानी चाहिए कि ये नहीं हो सकता, टपल में अलाउड नहीं है। देख, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अभी के लिए ऑब्जेक्ट को आप टाइप पढ़ लीजिए, टपल टाइप डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो किसी भी आइटम को असाइन करना टपल में अलाउड नहीं होता। क्या आ जाएगी हमारी एरर। तो उसके बाद डिलीट करने की कोशिश करते हैं, डेल ऑपरेटर लगाते हैं और किसी इंडेक्स पे जाके डिलीट करके देखते हैं। टपल टाइप डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। तो ना तो आइटम डिलीट होगा टपल से, ना आइटम हमारा रिप्लेस होगा, और ना ही ऐड होगा, ना ही पॉप होगा, ना इंसर्ट होगा। कोई भी ऑपरेशन जिससे टपल मॉडिफाई हो सकती है वो हमारा नहीं चलेगा। तो टपल पर कोई ऑपरेशन होगा ही नहीं। जो भी ऑपरेशन करोगे टपल को अगर वो बदल रहा है तो होगा नहीं। दो टपल को अगर कंबाइन करना हो तो सेम तरीके से कंबाइन किया जा सकता है जो हमने लिस्ट में किया था। प्लस ऑपरेटर दो टपल को मर्ज करके तीसरी टपल में वापस कर देगा। इसमें वो तरीका नहीं है कि एग्जिस्टिंग को एक्सटेंड कर दें। अगर एग्जिस्टिंग को एक्सटेंड कर देंगे तो एग्जिस्टिंग टपल मॉडिफाई नहीं हो गई। तो इसमें हमेशा नई टपल बनेगी दो टपल को मर्ज करने के बाद। तो जेड में हमारा एक्स और वाई के एलिमेंट को कॉपी करके रख दिया गया होगा एक के बाद एक। टपल को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं किसी लिस्ट का यूज करके, मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है पहले, अब आप चाहते हैं एक टपल बनाएं जिसमें इस लिस्ट के एलिमेंट कॉपी हो जाएं। तो टपल फंक्शन का यूज करके भी टपल बनाई जा सकती है। टपल फंक्शन में आप यहाँ लिस्ट पास कर दीजिए, टपल फंक्शन में आप यहाँ स्ट्रिंग पास कर दीजिए, रेंज फंक्शन से बनी सीक्वेंस पास कर दीजिए, कोई एग्जिस्टिंग टपल पास कर दीजिए। इनमें से कुछ ही पास कर सकते हैं। इनके एलिमेंट को एक नई टपल में स्टोर कर दिया जाएगा। लेट अस सपोज भाई, तो एक्स जो लिस्ट है उसके एलिमेंट वाई टपल के अंदर कॉपी हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स क्या अभी भी मेमोरी में एग्जिस्ट करती है लिस्ट, क्या एक्स खत्म हो चुकी है? एक्स अभी भी होगी मेमोरी के अंदर। टपल फंक्शन ने तो एक नई टपल बनाई है, उसने लिस्ट को नहीं बदला है। तो अगर मैं आगे के प्रोग्राम में अभी भी लिस्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ ताकि मैं एलिमेंट को ऐड कर पाऊँ, डिलीट कर पाऊँ, तो आप एक्स का यूज करिए। और अगर आप वही चीज को बिना मॉडिफाई करे आगे यूज करना चाहते हैं तो वाई का यूज करिए। ठीक है। तो अब अगर मैं एक्स प्रिंट कराऊंगा तो लिस्ट अभी भी है और वाई एक टपल है जिसमें एक्स वाले के एलिमेंट ही कॉपी होगा। तो टपल फंक्शन
लेट अस सपोज टी नाम से बना दिया वेरिएबल। ऐसे भी काम करेगा, हमने कहा ऐसे एम्प्टी टपल बनेगी। कोई फायदा होता नहीं है, लेकिन एक तरीका है टपल बनाने का। टपल फंक्शन जनरली हम तभी यूज करते हैं जब मुझे किसी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस के एलिमेंट को टपल में कॉपी करके टपल बनानी है। अब जैसे मुझे स्ट्रिंग के एलिमेंट को कॉपी करके टपल बनानी है, तो स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को टपल के अंदर रख दिया जाएगा। रेंज फंक्शन से जो सीक्वेंस बनती है, उन्हीं एलिमेंट को हम टपल में रखना चाहते हैं। तो 1 to 9 एलिमेंट की सीक्वेंस बनेगी रेंज फंक्शन से। उसी सीक्वेंस को हम टपल के अंदर कॉपी कराना चाहते हैं। टपल फंक्शन में आप रेंज फंक्शन को लिख सकते हैं। और कुछ टपल में है ही नहीं करने के लिए, इतना ही है टपल। तो टपल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हिस्टोरिकल वैल्यू के ग्रुप को मैनेज करना। ऐसी वैल्यू जो इतिहास बन चुकी हैं, इतिहास को बदला नहीं जाएगा, पढ़ा जा सकता है। तो आप लूप लगा के पढ़ लो, डायरेक्ट टपल को प्रिंट कर लो, वो सब कर सकते हैं। इंडेक्स पे जा जाकर एक एक एलिमेंट को पढ़ लो, वो कर सकते हैं। लेकिन मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। दूसरा टपल का यूज कहाँ हो सकता है? दूसरा टपल का यूज हो सकता है, कोई भी एक एप्लीकेशन है, इसको एक दूसरी एप्लीकेशन को डेटा ट्रांसफर करना है। मान लो यहाँ से मुझे किसी का सैलरी, किसी की आईडी, किसी का नेम, आधार नंबर, पैन नंबर इस वाले प्रोग्राम को देना है। तो सेफ साइड एक टपल में रख के पास करो, ताकि एक्सीडेंटली अगर कोई बदलने की कोशिश भी करेगा तो वो कोशिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि ये टपल है। तो जब दो एप्लीकेशन के बीच में डेटा एक्सचेंज करना होता है, तो वहां भी टपल का यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो डेटा चला होगा फिर वही डेटा यहाँ मिला होगा, इस बात की श्योरिटी होगी। क्योंकि अगर इस एप्लीकेशन ने गलती से भी किसी को बदलने की कोशिश करी होगी तो एरर आ गई होगी। और अगर ये लिस्ट है, तो हो सकता है गलती से इस एप्लीकेशन ने डेटा जनरेट करा लिस्ट में, ट्रांसफर करने से पहले कुछ चेंजेस हो गए, तो जब लिस्ट यहाँ से यहाँ जाएगी तो चेंजेस वाली चली जाएगी। तो डेटा को दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर करने के लिए भी टपल का यूज किया जाता है। अब मान लीजिए एक यूज केस लेके चलते हैं। अभी आपका जो बैच चल रहा है, मान लीजिए इस बैच में 80 स्टूडेंट्स हैं अभी। अब मुझे हर किसी का नेम स्टोर करना है, तो 80 वेरिएबल्स तो मैं नहीं बनाना चाहता। मुझे लिस्ट और टपल में से कोई एक सेलेक्ट करना है। मुझे कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए? लिस्ट करना चाहिए या टपल करना चाहिए? अब देखो, ये बैच अभी खत्म नहीं हुआ है ना। 5 महीने कोर्स चलेगा, खत्म होगा आपका 5 महीने के अंदर। तो क्या आज जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में हैं, कल उतने होंगे? कोई बदल नहीं सकता है। हमने कहा ये तो डेली का ही है, कभी कोई होता है, कभी कोई नहीं होता है ना। तो सर जब तक बैच खत्म नहीं होगा, डेली लोग इसमें बदलते रहेंगे। हो सकता है किसी दूसरे बैच के स्टूडेंट इसमें मर्ज हो जाए, हो सकता है इसमें से कोई कहीं और चला जाए। तो ये तो आना जाना लगा रहेगा जब तक बैच चलता रहेगा। तो मुझे फिर इस बैच के हर स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? लिस्ट। अच्छा, मान लीजिए आज इस बैच की लास्ट क्लास है, आज के बाद ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। अब आज जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके नेम को मुझे मैनेज करना है, टपल में रख लो। बैच खत्म हो गया, अब आना जाना खत्म स्टूडेंट का। तो आपको इस तरह से सिचुएशन समझनी होगी कि क्या सिचुएशन है। किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा होगा कि आपको लिस्ट यूज करनी है कि टपल यूज करना है। वहां पर सिनेरियो लिखा होगा
आपको समझना होगा कि वो सिनेरियो क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि मुझे अब लिस्ट लगाना चाहिए या टपल लगाना। ठीक है। अब क्या टपल कॉम्प्रिहेंशन होता है? आंसर इज नो। जो मॉडिफाई नहीं हो सकता उसमें टपल कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, एक लूप चलता है, लूप से एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है, एक्सप्रेशन जाके अपेंड होता है। अब यहाँ अपेंड तो चलता ही नहीं, तो इसलिए टपल कॉम्प्रिहेंशन नाम से कोई टॉपिक नहीं होता। ठीक है। क्या यूजर से इनपुट लेकर टपल में एलिमेंट स्टोर करे जा सकते हैं? लूप लगाकर नहीं कर सकते, मैन्युअली कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है ना। थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अपना हमें समझना होगा क्या है ना। तो एकदम से ना नहीं कहना है इस क्वेश्चन के आंसर में। पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए क्या चल रहा है। क्वेश्चन पूछा गया कि टपल में यूजर से इनपुट लेकर एलिमेंट, आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने टपल बना ली, अब एक लूप लगाऊंगा और इसमें यूजर से एलिमेंट लेकर आऊंगा, और उस एलिमेंट को उठाकर फिर टपल में कुछ नहीं कर पाओगे आप। टपल बन गई लाइन नंबर 1 पे, चांस खत्म। जिस समय टपल बना रहे हो उस समय जो करना है कर लो, उसके बाद कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, जिस समय टपल बनानी है उस समय से पहले ही यूजर से इनपुट ले आते हैं। तो ए नाम के वेरिएबल में मैं एक यूजर से इनपुट लेकर आ गया, एंटर एलिमेंट, एक और लेकर आ गया, एक और लेकर आ गया। अब जिस समय मैं टपल बना रहा हूँ, टपल को इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ कि वेरिएबल रख रहा हूँ? जिस समय टपल बना रहा हूँ उस समय डेटा है मेरे पास। यूजर से इनपुट लेकर टपल बन गई। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि टपल जिस समय बना रहे थे उस समय तक सारा इनपुट यूजर से आ जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब जो एक्चुअल नहीं होता है लेकिन एक्चुअल के जैसा होता है, उसे इल्यूजन कहते हैं, है ना। इसी काम को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था? एक काम करते हैं, पहले एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। तो ये कोई एक अच्छा तरीका तो माना नहीं जाता, क्योंकि ऐसे तो फिर टपल का कोई सेंस ही नहीं बचेगा। फिर भी कोई अगर पूछ ही ले कि नहीं हमें तो करके ही दिखाओ, तो उस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हो। तो यूजर से इनपुट लेकर लिस्ट में तो अपेंड कर ही सकते हैं एलिमेंट। अब लिस्ट तैयार हो गई, अब टपल फंक्शन का यूज करते हुए हम लिस्ट से क्या बना लेते हैं, टपल बना लेते हैं। तो सर ये कौन सी बात हुई? मतलब ये इल्यूजन है, वही तो कहा गया, जो एक्चुअल के बराबर होता है लेकिन एक्चुअल नहीं होता है। आप आउटपुट में लिस्ट तो दिखाओ ही मत कभी, है ना। तो इसमें मेमोरी वेस्ट नहीं कर दी आपने, लिस्ट को भी तो मेमोरी दे रहे हो पहले आप। मुझे तो उसकी जरूरत ही नहीं थी बनाने की, मैं तो टपल पे ही काम करना चाह रहा था, है ना। तो इससे बेटर तो पहले वाला तरीका था आपका। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है कि मैं लूप लगाकर टपल में एलिमेंट यूजर से लाऊंगा, ऐड करूंगा, फिर लाऊंगा, फिर ऐड करूंगा, वो कोई तरीका नहीं था। अच्छा, टपल को सॉर्ट किया जा सकता है। टपल में मिनिमम, मैक्सिमम, सम, एवरेज, ये सब निकाले जा सकते हैं, जैसे लिस्ट में निकाले थे यहाँ भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त वही है कि एलिमेंट सिमिलर टाइप के होने चाहिए। अभी तक वो शर्त नहीं है, टपल में इंटीजर रखो, स्ट्रिंग रखो, फ्लोट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आप कहोगे मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब तभी होगा जब आप सिमिलर टाइप के एलिमेंट रखोगे। क्या? तो मैंने एक टपल बनाई, 10, 4, 20, -5, 6,
अब मुझसे कहा गया भाई इसका मिनिमम निकालो, तो मिन फंक्शन ठीक, टपल का मिनिमम आ गया, मैक्स से मैक्स आ गया। एक सम नाम का फंक्शन भी होता है, लिस्ट में शायद नहीं पढ़ाया था। तो सम फंक्शन क्या करता है, आपसे लिस्ट या टपल या कोई भी कंटेनर मांगेगा और उसके सारे एलिमेंट का सम कर देगा। 10 + 4 + 20 -5 + 6, तो वो होगा रिजल्ट वापस। मिनिमम है -5, मैक्सिमम है 20, और इन सबका सम करोगे तो 35 आएगा। तो सॉर्टिंग कर सकते हैं, हमने कहा सॉर्टेड फंक्शन का यूज करके टपल को सॉर्ट कर सकते हो। तो सर टपल बदल नहीं जाएगी, हमने कहा नहीं। सॉर्टेड फंक्शन अगर आपसे लिस्ट मांगे या टपल मांगे तो एग्जिस्टिंग लिस्ट या एग्जिस्टिंग टपल में चेंज नहीं करता है। चाहे लिस्ट हो चाहे टपल हो, हमेशा क्या बनाकर देता है, एक नई लिस्ट बनाकर देता है, और उस नई लिस्ट में सॉर्टेड एलिमेंट आएंगे। तो सॉर्टेड फंक्शन हमेशा एक नई लिस्ट बनाकर एलिमेंट को सॉर्ट करके स्टोर करता है। आप सॉर्टेड फंक्शन को लिस्ट देंगे तब भी ऐसा करेगा वो, टपल देंगे तब भी ऐसा ही करेगा। तो ऐसा नहीं है कि टपल दिया तो टपल वापस करेगा, वापस ये लिस्ट ही करेगा। तो अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो रिजल्ट भी टपल में दिखाना चाह रहा था, तो डायरेक्ट तरीका नहीं है। अब सोचो जो इससे वापस आया है वो एक लिस्ट है, उस लिस्ट को किसमें कन्वर्ट कर लो, टपल फंक्शन लगाकर टपल में कन्वर्ट कर लो, का मतलब है उस लिस्ट से एक टपल बना लो। दो कंटेनर हमारे पूरे हो गए, लिस्ट और टपल। ठीक है। अब एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें ये दोनों ही यूज नहीं हो पाते हैं। मतलब कर तो सकते हो लेकिन बेस्ट सिटेबल नहीं है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कई सारी हैं, कोई एक डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मुझे उन सबके रोल नंबर स्टोर करने हैं। कितने हैं, हमने कहा चलो 10,000 स्टूडेंट मान लेते हैं। 10,000 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, 10,000 वेरिएबल तो हम नहीं बनाएंगे। लिस्ट बना लो, लिस्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमने कहा लिस्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कोई नहीं है, लिस्ट बना लो, कर दो इसमें स्टोर। किसी का रोल नंबर है 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 7। अच्छा लिस्ट को ये पता है रोल नंबर क्या होता है, क्योंकि हम इंसानों को ये पता है कि रोल नंबर यूनिक होता है। कभी भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। क्या लिस्ट को ये बात पता है। अगर मुझसे गलती हो गई, हम तो इंसान है, इंसानों से गलतियां तो होती हैं। अगर हमसे गलती हो गई और मैंने एक रोल नंबर ऑलरेडी जो था वापस से फिर स्टोर कर दिया, तो क्या लिस्ट से एरर आ जाएगी, क्या ऐसा नहीं करो। लिस्ट क्यों मना करेगी भाई, वो तो सब उसके लिए एक एक अलग वैल्यू है। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कंटेनर लेके आओ जिसमें अगर मैं डुप्लीकेट एलिमेंट रखूं तो मना कर दो कि भाई डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रख सकते आप, या भले ही मना ना करे लेकिन उसको वो एक ही बार ऐड करे अपने अंदर, दो बार ऐड ही ना करे। टप्पल, हमने कहा टप्पल में भी तो डुप्लीकेसी होती है। तो इस बार मेरा फोकस बदले और ना बदले इस पॉइंट पर नहीं है। इस बार मेरा फोकस इस पॉइंट पर है कि जो भी है वो यूनिक होना चाहिए। अब यूनिकनेस के मामले में ना लिस्ट है ना टपल है। दूसरा एग्जांपल देखो, इस तरह के ढेरों एग्जांपल आ जाएंगे अभी। एक बैंक में जितने कस्टमर हैं उन सबके अकाउंट नंबर स्टोर करने, क्या कभी अकाउंट नंबर डुप्लीकेट हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबकी एम्प्लॉय आईडी स्टोर करनी है,
एम्प्लॉय आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। इस क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं सबके आधार नंबर स्टोर करने हैं, आधार नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। हाँ, कोई फ्रॉड करे तो अलग चीज है, गवर्नमेंट की तरफ से तो आधार सबका अलग अलग ही होगा। जितने भी लोग बैठे हैं सबका पैन नंबर स्टोर करना है, सबका यूनिक होगा। तो ऐसी ढेरों चीजें हैं जो यूनिक होती हैं, डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब ऐसा कंटेनर जो यूनिकनेस की श्योरिटी लेता है, ऐसे कंटेनर को किस नाम से जाना गया? सेट। गणित के अंदर ये टॉपिक था, सेट थ्योरी, समुच्चय थ्योरी, वहां से ये टॉपिक पाइथन ने लिया है। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? सेट रखा है। क्योंकि मैथ के अंदर भी सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। जब हम पढ़ते थे नाइन्थ में तब नहीं बताया गया था, तब तो हमें बस यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में बताया गया था कि यूनियन होता है और इंटरसेक्शन होता है। लेकिन डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैथ में ही मिलती है, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स को सेट कहते हैं, सेट थ्योरी ना, बराबर। तो वही टॉपिक है, वही कॉन्सेप्ट है, पाइथन के अंदर लाया गया है। अब इसमें चीजें काफी अलग हैं देन लिस्ट टपल, इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंगल लाइन में डिफाइन करूंगा, लेकिन पहले मैं अलग अलग शब्द यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर एक साथ सबको ग्रामेटिकली लिख देंगे और एक लाइन में सेट को डिफाइन किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है हमारा, इसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये म्यूटेबल है, मतलब बदल जाएगा। अगर आप बैंक वाला एग्जाम्पल लो, ऑर्गेनाइजेशन वाला एग्जाम्पल लो, तो एक बैंक में अकाउंट नंबर यूनिक होंगे, जितने भी कस्टमर हैं, तो कल को और भी खुल सकते हैं। तो यानी कि सेट में अगर मैं अकाउंट नंबर स्टोर करूंगा तो कल को अपडेट करना पड़ सकता है मुझे, कोई अपना अकाउंट क्लोज करा सकता है, हटाना पड़ेगा उसको। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आधार नंबर बनते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जितनी भी एग्जाम्पल देख रहे थे, वहां पर अब यूनिवर्सिटी वाले में हर साल नए एडमिशन नहीं होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं बीच में, नाम काटना है उनका, वहां से सेट में से हटाना पड़ेगा फिर। तो यानी कि जो सेट है वो म्यूटेबल है, सेट में एलिमेंट का आना जाना अलाउड है। ठीक है, तो उस मामले में ये लिस्ट की तरह है, म्यूटेबल वाला जो नेचर है इसमें वो लिस्ट वाला है कि ये बदल सकता है, सेट को बदला जा सकता है, तो ये म्यूटेबल है। अब जो हमारा सेट है इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। सेट मीन कि अगर मैंने सेट के अंदर तीन एलिमेंट रखे, 10, 20, 30, अब मैं सेट को जब प्रिंट कराऊंगा, हो सकता है पहले 20 आ जाए, हो सकता है पहले 10 ही आ जाए, हो सकता है 30 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा नहीं पता क्या होगा। तो सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। ये वाला पॉइंट लिस्ट और टपल दोनों से अलग है ये, है ना। लिस्ट में भी ऑर्डर मेंटेन होता है, टपल में भी ऑर्डर मेंटेन होता है, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। ठीक है, does not maintain order of element। ठीक है, अब इन तीनों को अगर मिलाकर सेट को डिफाइन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं, इट इज म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, तो हम इन तीनों बातों को अलग अलग लिखना चाहें अलग अलग लिख सकते हैं, और इन तीनों बातों को एक साथ कंबाइन करके लिखना चाहते हैं, सिंगल लाइन की डेफिनेशन सेट की बनकर तैयार हो जाती है। इट इज म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट।
अब इटरेबल होता है, दैट मीन्स अगर सेट के अंदर आपने एलिमेंट रखे हुए हैं तो एक एक एलिमेंट को फॉर लूप का यूज करके डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए सेट को मैंने बनाया और उसमें सेट का सिंबल करली ब्रेसेस का पेयर होता है, लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट, टपल का पैरेंथेसिस, और सेट का सिंबल होता है करली ब्रेस। ठीक है, तो मैंने सेट के अंदर कुछ एलिमेंट रखे 10 20 30, मान लीजिए 10 फॉर एग्जांपल, एस नाम से सेट बना दिया, एस फॉर सेट। तो अगर मैं इसके जीरो इंडेक्स पर देखना चाहूँ कौन सा एलिमेंट है तो कौन सा है, ऐसा हमें लग रहा है कि जीरो इंडेक्स पे कौन है, 10। तो सर हमें अगर ऐसा लग रहा है तो क्या गलत लग रहा है? तो इस वाले वर्ड को पढ़ लो, हो सकता है अपने आप समझ में आ जाए। कैसे पता कि जीरो इंडेक्स पर 10 ही होगा? ये तो दिख रहा है। अब जब सेट मेमोरी में स्टोर होगा, क्या पता जीरो इंडेक्स पे कौन आया हो। तो सेट का जो नेचर है वो अनऑर्डर्ड है, इसी वजह से सेट से इंडेक्सिंग को हटा लिया गया। सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि जो भी आउटपुट आएगा वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। तो डिसाइड किया गया गलत आउटपुट से अच्छा है एरर दे दो। जो आप सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं जीरो पर 10 है और उसके हिसाब से आपने आगे का कोड बना दिया, आ गया कोई और एलिमेंट, पूरा कोड आगे खराब हो गया, फायदा क्या वो लिख कर। इसलिए सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होगी। सेट का जो अगला पॉइंट है वो यही है। ना ही हमारा ये सपोर्ट करता है इंडेक्सिंग को, और ना ही सपोर्ट करता है स्लाइसिंग को, क्योंकि जब इंडेक्स ही नहीं है तो स्लाइसिंग कहाँ से होगी? स्लाइसिंग में तो इंडेक्स दिए ही जाते हैं। अब जो चौथा पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ उसके बारे में अभी के लिए याद कर लो, जब टाइम आएगा तो उसको समझेंगे। अभी तक लिस्ट में टपल में ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, इंटीजर, फ्लोट, टपल, टपल के अंदर टपल, लिस्ट के अंदर टपल, लिस्ट के अंदर आप लिस्ट रखो, टपल के अंदर लिस्ट रखो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन सेट में ऐसा है, हर कोई सेट में नहीं आ सकता। जो सेट में आना चाहता है, जो भी एलिमेंट सेट में आना चाहता है, उसको इम्यूटेबल होना पड़ेगा, यानी कि वो इम्यूटेबल होगा तभी वो सेट में आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब सेट के अंदर टपल को मैं एलिमेंट बना सकता हूँ, लेकिन सेट के अंदर लिस्ट को मैं एलिमेंट नहीं बना सकता। ठीक है, अब अगर मुझे सेट क्रिएट करना होगा तो मैं सेट को करली ब्रेसेस का यूज करके क्रिएट कर सकता हूँ। जो भी वैल्यू आपको लिखनी है लिखते चले जाओ। दूसरा, सेट फंक्शन का यूज करके भी सेट को बना सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा, जब सेट को आप बनाएंगे तो यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो ये पूरा सेट का एक ओवरव्यू हो गया। तो हम सेट को कहाँ यूज करेंगे? जहाँ हमें यूनिकनेस चाहिए, ठीक है, वहाँ हम सेट का यूज करेंगे। अब कोडिंग में सेट को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 कर दिया, 20 कर दिया,
30.5 कर दिया, हाई कर दिया, ट्रू कर दिया, -5 कर दिया। तो अब क्या ये सब इम्यूटेबल होते हैं? क्योंकि आपने इन सबको सेट में लिख दिया है, तो क्या ये सब इम्यूटेबल होते हैं? हमने कहा आप देखो, x = 10, मेमोरी की पिक्चर, ये 10 है, ये x है। मैंने कहा बदल दो, x = 20। तो क्या ऐसा होता है कि यहाँ पर ही 20 हो जाएगा? नहीं होता है। तो क्या होता है, नई मेमोरी में 20 आता है और x इसको छोड़कर 20 को रेफर करने लगता है। कहाँ बदला ये? तो मेमोरी पड़ा हुआ है, कहाँ बदला इंटीजर? तो सर ऐसा ही फ्लोट के साथ है, ऐसा ही स्ट्रिंग के साथ है, ऐसा ही बूलियन के साथ है। तो पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब कहते हैं, ये सब इम्यूटेबल है। टपल भी साथ में लिख लो। ये सब कैसे होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। तो ये सब सेट के अंदर आ सकते हैं। अब प्रिंट कराते हैं एस के लिए। अच्छा, इसी में ये भी देख लेते हैं। 10 को मैंने 2 बार ऐड किया है, हो सकता है एरर आ जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, सेट में तो यूनिक एलिमेंट होते हैं। हो सकता है एरर ना आए, लेकिन ऐड एक ही बार हो, प्रोग्रामर को थोड़ी सिंप्लिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले में डुप्लीकेसी वाला नजर आ जाएगा। अच्छा, और क्या चीज नजर आ जाएगी? ऑर्डर नजर आ जाएगा, कि इसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे एलिमेंट या किसी दूसरे ऑर्डर में प्रिंट होंगे। दो चीजें तो इस 2 लाइन के प्रोग्राम से समझ में आ ही जाएंगी। ढूंढो 10 कितनी बार है? एक ही बार है, जबकि मैंने बनाते समय 2 बार लिखा था। तो ये तो क्लियर हो गया, सेट में यूनिक एलिमेंट होते हैं। एक पॉइंट भी क्लियर हो गया, ऑर्डर नहीं है। पहले ट्रू आया, फिर हाई आया, फिर 20, फिर 10, फिर -5। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर दूं तो कुछ और ऑर्डर हो सकता है, वही प्रोग्राम है। आप अपने लैपटॉप पे चलाओगे तो कुछ और ऑर्डर हो सकता है, सेम एलिमेंट के साथ सेट अगर बनाया है फिर भी। मेरे में ही देख लो, कहाँ बदला देखो ना। यहाँ पे 20 आ गया, पहले यहाँ पर हाई था, हाई यहाँ पहुंच गया, -5 की बदल रहा है। जितनी बार रन कराएंगे हर बार सेट का ऑर्डर बदलता है, एक प्रोग्राम में सेम रहेगा। अब इस प्रोग्राम में सेट को आप कहीं भी यूज करो, इसी ऑर्डर में रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब सर ये भी दिखा दो कि ये सेट ही है, कुछ और तो नहीं है। और टाइप निकाल के देख लो। अब सर 0 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है? एरर, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है। जैसे ही आप ये लगाएंगे वैसे ही क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। सेट टाइप इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल। सब स्क्रिप्टेबल का मतलब है इंडेक्सिंग अलाउड नहीं होगी और स्लाइसिंग भी अलाउड नहीं होगी। सर इटरेबल है, और आई इन एस, एक एक एलिमेंट फॉर लूप से इटरेट कर सकते हैं। इस पर भी मिनिमम, मैक्सिमम सब चलेगा, लेकिन अभी तो नहीं चलेगा क्योंकि सब अलग अलग तरह के एलिमेंट है। तो सेट अगर सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे रखता है तो मिनिमम मैक्सिमम सॉर्टेड इस पे भी चलता है। ठीक है। अब सेट के अंदर इंटीजर आ सकता है, टपल
टपल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सही है। लेकिन मैंने सोचा चलो लिस्ट भी रख देते हैं। अब लिस्ट में कुछ रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी, एम्प्टी लिस्ट रखो चाहे कैसे ही रखो। जैसे ही आप इसे लिखेंगे एरर आ जाएगी, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अब थोड़ा सा ये ज्यादा टेक्निकल एरर मैसेज है। हैशेबल का कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो जब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आता है तो उसको यूनिकनेस देने के लिए एक टेक्निक यूज करी जाती है जिसका नाम है हैशिंग। हैशिंग टेक्निक से क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है। ठीक है। अब जो हैशिंग टेक्निक है ये सपोर्ट होती है सिर्फ इम्यूटेबल के लिए, म्यूटेबल के लिए ये हमारी सपोर्ट नहीं होती है। तो इंटरनली क्या करा होगा, जब लिस्ट की यूनिकनेस पर काम किया गया होगा तो इस लिस्ट पर हैशिंग इंप्लीमेंट करी गई होगी, और जैसे लिस्ट पर हैशिंग इंप्लीमेंट करी गई होगी एरर आ गई होगी। भाई एरर हमारे आउटपुट में दिख रही है अनहैशेबल, हैशिंग नहीं हो सकती किस पर, लिस्ट पर। यही हमारी एरर है। तो पहली बार हमारे सामने ये वर्ड आया है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में, जावा में, डॉट नेट में, पाइथन में, अगर कोई भी यूनिकनेस पर काम किया जाता है तो उसके पीछे हैशिंग टेक्निक चलती है। ठीक है। लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रूल नहीं है कि हैशिंग सिर्फ इम्यूटेबल पे चलेगी। ये पाइथन ने बना रखा है अपना रूल, जावा में ऐसा कोई रूल नहीं है, सी में ऐसा कोई रूल नहीं है ना। पाइथन ने अपना एक रूल बना रखा है कि हैशिंग सिर्फ इम्यूटेबल पर करेंगे। क्यों बना रखा है, इसका आंसर हमें तब समझ में आएगा जब हम हैशिंग को डीपली जाके समझेंगे कि आखिरकार हैशिंग में होता क्या है। और उसके लिए थोड़ा सा हमें फिर नॉलेज चाहिए होगी। ठीक है। तो हम इस बात को अभी यही खत्म कर देते हैं तो, क्योंकि आपने जो रिक्वायरमेंट बता दी हम में से ज्यादातर लोग उसे फुलफिल ही नहीं कर रहे होंगे। तो अभी के लिए फिर क्या करें, अभी के लिए मैंने एक आसान वर्ड बता दिया ना आपके लिए कि सेट में इम्यूटेबल एलिमेंट ही आ सकते हैं, म्यूटेबल नहीं आ सकते। उसकी वजह क्या थी वो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दी। अब जो हैशिंग जानते हैं अपने लेवल पर एक बार पढ़ सकते हैं, या जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा पाइथन के अंदर तो उस समय मैं आपको हैशिंग पढ़ा दूंगा। ठीक है। जब तक के लिए बस एक स्टेटमेंट की तरह इसको हम ध्यान रख लेते हैं। तो ये हमारा एरर होगी। क्यों होगी, ऑलरेडी हमने इस पॉइंट को सेट की डेफिनेशन के टाइम पर लिख लिया। अब सेट को क्या मैं लिस्ट से बना सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है। सेट फंक्शन में हम लिस्ट पास कर सकते हैं, इस लिस्ट के एलिमेंट सेट में कॉपी हो जाएंगे। ये मत कहना कि सेट में लिस्ट कैसे आ गई, कहाँ ये लिस्ट, आउटपुट देखो कहाँ है लिस्ट, इसमें एक एक एलिमेंट आया है ना। और वो कौन, एक एक एलिमेंट इंटीजर है, इंटीजर तो सेट में आ ही सकता है। ठीक है? तो हम यहाँ पर सेट में लिस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, लिस्ट के एलिमेंट को सेट में ऐड कर रहे हैं। तो हम सेट को टपल से भी बना सकते हैं, यहाँ पर जिसको आपने लिस्ट बनाया है वो एक टपल भी हो सकता है। हम स्ट्रिंग से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। बताओ इस बार सेट में
एलिमेंट कौन कौन से होंगे? आई, एन, टी। अगला वाला आई मन में आ रहा है, लेकिन सेट में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मन को नहीं पता कि वो डुप्लीकेट ही आ रही है, लेकिन सेट को पता है कि डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा है। तो आई एक ही बार आएगा ना सेट में, दो बार थोड़ा ना आएगा। और दूसरा, हमें ऑर्डर नहीं पता होगा। जरूरी नहीं है सेट में पहले आई आए, हो सकता है पहले ए आ जाए, हो सकता है पहले एन आ जाए, क्या पता क्या आएगा। ये तो कोइंसिडेंस था कि यहाँ पर 1 2 3 है, सेट में 1 2 3 आ गए। तो हो सकता है कोइंसिडेंस यहाँ भी आ जाए, हमने कहा ऐसा हो सकता है। हो सकता है पहले आई आ जाए, फिर एन ही आ जाए। ये तो आउटपुट देख के पता चलेगा। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जो हुआ वो समझ में आ गया कि आई एक ही बार आया। बहुत ज्यादा चांस है किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, रिटन एग्जाम में। आधे तो लोग गलत कर ही देंगे इसे, सिर्फ जल्दीबाजी में करेंगे, क्योंकि आता तो सभी को होगा, है ना। अब क्या रेंज फंक्शन से सेट बनाया जा सकता है? आंसर इज यस। रेंज फंक्शन से जो भी एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं उनसे सेट बनाया जा सकता है। अब सेट का एक पॉइंट ये भी बताया गया था कि सेट म्यूटेबल होता है, सेट में चेंजेस किए जा सकते हैं। अभी तक हमने ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करा है जिसमें हम ये देख पाए कि सेट जिस लाइन पर बनाया गया था, आगे के प्रोग्राम में हमने उसमें और एलिमेंट ऐड कर दिए या उसमें से एलिमेंट को डिलीट कर दिया, जबकि ऐसा साइट में किया जा सकता है। फिर प्रोग्राम इस बात के लिए बनाते हैं जो ये बताएगा कि सेट हमारा मॉडिफाइबल है। तो मान लीजिए इनिशियली सेट के अंदर ये कुछ एलिमेंट मैंने रख दिया। अब मुझे सेट में एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो देखो, सेट के अपने मेथड होंगे, स्ट्रिंग के अपने थे, लोअर अपर, लिस्ट के अपने थे, अपेंड, इंसर्ट, पॉप, है ना। सेट के अपने होंगे। तो सेट में अपेंड मेथड नहीं रखा गया, क्योंकि अपेंड मेथड में सेंस आता है लास्ट में ऐड करना। अब सेट में शुरू और लास्ट पता ही नहीं, कौन शुरू है कौन लास्ट है, क्या अनऑर्डर्ड है। इंसर्ट मेथड हमने पढ़ा था लिस्ट के साथ, तो उसमें इंडेक्स पास करते हैं और एलिमेंट पास करते हैं। अभी यहाँ इंडेक्स होता ही नहीं है। यहाँ पर एक नया मेथड दिया गया, ऐड। ऐड मेथड कहता है कि आप मुझे एलिमेंट दो, मैं उस एलिमेंट को सेट में ऐड कर दूंगा। कहाँ? आर्बिट्रेरी लोकेशन, आर्बिट्रेरी पोजीशन, कहीं भी कर सकता है, बीच में, शुरू में, लास्ट में, नहीं पता कहाँ करेगा। जितनी बार चलाएंगे हर बार अलग अलग जगह हो सकती है। कहाँ आएगा? जब तक कौन सी नहीं हो सकता है, कौन सी ना, यहाँ 20 कर दो, या -3 कर दो। कहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो वो एक कोइंसिडेंस था बस। आपके में होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सेट में हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, समझ में आ गया। पर डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिस्ट में 5 तरीके पढ़ाए गए थे। अब उन 5 में से वो सारे तरीके हटा दो जिसमें इंडेक्स देकर एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। ये हट गया, ये नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग तो होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और था हमारा पॉप, पॉप में इंडेक्स, ये भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो पॉप मेथड है ये चल जाता है बिना इंडेक्स वाला। तो पॉप मेथड क्या करता था? एलिमेंट को डिलीट करके हमें बताता भी था, तो यहाँ भी यही करेगा। लेकिन कौन सा वाला करेगा ये हमें नहीं पता। कोई भी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट
डिलीट किया जा सकता है। अब कौन सा हुआ होगा ये तो आउटपुट देख के पता चलेगा कौन सा हुआ है। कौन सा हुआ? 1। क्यों हुआ 1? इसका कोई आंसर नहीं है, आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो पॉप मेथड कोई भी एलिमेंट डिलीट करके हमें वापस कर देगा, सेट में वो एलिमेंट नहीं रहेगा। अब अगर मैं स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूं तो रिमूव मेथड यहाँ भी चलेगा। जिस एलिमेंट को रिमूव करना है वो एलिमेंट आप रिमूव कर लो। पहले कर देते हैं। क्यों सर, पहले क्यों कर रहे हो? क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं ये कोड यहाँ लिख दूं और कोइंसिडेंटली इसने 20 रिमूव कर दिया तो एरर आ जाएगी, 20 तो है ही नहीं सेट में, है ना। तो इसलिए इस काम को पहले करके देख लेते हैं। तो रिमूव क्या करेगा, आपसे एलिमेंट मांगेगा और उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा, बताएगा कुछ नहीं। क्यों? आपको पता तो है कि कौन रिमूव हो रहा है। यहाँ आपको पता नहीं था इसलिए बता रहे थे आपको कि ये डिलीट हुआ है। यहाँ तो आप जानते ही हो जिसको डिलीट कर रहे हो। अच्छा, क्या सेट में ये क्वेश्चन सही होगा कि अगर 20 यहाँ पर 4 जगह हो तो कौन सा वाला 20 डिलीट होगा? तो ये कहोगे पहला वाला होगा, जबकि हमें आंसर सही क्या देना चाहिए कि सेट में डुप्लीकेट 20 होगा ही नहीं, एक ही बार होगा, जहां से होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऊपर से 20 रिमूव हो गया, यहाँ से कोई आर्बिट्रेरी में 1 रिमूव हो गया। क्लियर हो जाएगा सेट? हमने कहा सेट क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, मैथ्स में क्या कहते थे, नल सेट, या जिसको एक सिंबल दिया था क्या, पाई ना। तो वो सिंबल छोड़ो, यहाँ पर ध्यान रखो कि हाँ सेट को क्लियर किया जा सकता है। डेट मीन्स एक बार में सेट से सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं तो आप क्लियर मेथड का यूज करके इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि सेट में एलिमेंट ऐड हो सकता है, ऐड के अलावा डिलीट भी हो सकता है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो वो आप डिलीट कर सकते हो। क्या सेट में मैथ्स वाले ऑपरेशन हो जाएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस? आंसर इज यस, सेट में ये काम भी हो सकता है। कैसे होगा वो समझते हैं। तो मान लीजिए, इसको पहले मैं ग्राफिकली समझाता हूँ, इसके ऊपर अच्छे यूज केस डिस्कस होते हैं। तो मान लीजिए कोई साइट है आपके पास S1, एक साइट है आपके पास S, तो मान लेते हैं 2 साइट है S1, S2। S1 साइट के अंदर एलिमेंट है 10, 20, 30। S2 के अंदर एलिमेंट है 30, 40, 50। अब मुझे इन दोनों सेट का यूनियन करना है। तो 2 सेट का अगर आप यूनियन करना चाहते हैं तो यूनियन का जो रिजल्ट आएगा एक नया सेट बनकर आएगा। लेट अस सपोज S3 उसका नाम कर दिया, तो इन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं यूनिकनेस मेंटेन करते हुए, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये क्या हो गया हमारा, इन दोनों का यूनियन। अब सर ये जो यूनियन है, इस यूनियन को प्रोग्राम में कैसे करेंगे? इस पिक्चर का प्रोग्राम कन्वर्जन अगर करना हो तो ये तो हो गया, चलो S1 सेट 10, 20, 30। ये हो गया S2 वाला सेट, यहाँ लिख दिया 30, 40, 50।
अब सर वो प्रोग्राम कन्वर्जन कैसे करेंगे कि S3 जो बनकर आया है वो इन दोनों का यूनियन है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास यूनियन नाम से एक मेथड होता है। तो क्या लिखेंगे, S1 डॉट यूनियन S2। तो यूनियन मेथड सिर्फ सेट में चलता है, लिस्ट और टपल में नहीं चलता, सेट का मेथड है। तो ये मेथड क्या करेगा, S1 का यूनियन S2 के साथ करके एक नया सेट बनाकर आपको दे देगा, और आप उसे S3 में या किसी भी नाम के वेरिएबल में रख सकते हैं। तो अगर आप इससे पहले S1 को प्रिंट कराते हैं और उसके बाद फिर S2 को प्रिंट कराते हैं, और यूनियन करने के बाद फिर आप S3 को प्रिंट कराते हैं, तो आप देखेंगे S3 में 10, 20, 30, 40, 50 अनऑर्डर्ड है। तो दोनों साइड के एलिमेंट कंबाइन होकर आ गए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑपरेशन को कर सकते हैं। S1 डॉट यूनियन S2। अब इस काम को करने के लिए एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट है कि अगर आपने यूनियन करना है तो आप S1 बिट वाइज और S2, तो बिट वाइज और जब सेट पे यूज किया जाता है तो ये यूनियन कर देता है। लेट अस सपोज S4 आ, तो S4 और S3 एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज करते हैं। तो यूनियन करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं। S1 पाइप सिंबल S, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका यूनियन। अब सर एक ऑपरेशन और होता था, इंटरसेक्शन। तो मान लीजिए मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करना चाहता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमारे नए सेट में आएंगे। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, 30। प्रोग्राम में कैसे करेंगे, S1 डॉट इंटरसेक्शन S2, इंटरसेक्शन नाम का ही मेथड है, या S1 बिट वाइज एंड S2। तो बिट वाइज एंड इंटरसेक्शन का काम करेगा दो साइड के साथ, या इंटरसेक्शन मेथड आप यूज करो। तो मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग वेरिएबल मैं नहीं बना रहा, सीधा प्रिंट में ऑपरेशन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। S1 इंटरसेक्शन S2, या S1 बिट वाइज एंड S। अब एक ऑपरेशन और होता है जो है हमारा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो मैंने लिखा यहाँ पर S1 डॉट डिफरेंस S2, या जो हमारा अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन है वो भी चल जाएगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते। सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो S1 के अंदर एलिमेंट हैं उनमें से वो रिमूव कर दो जो S2 का भी पार्ट है। तो आसान भाषा में S1 और S2 में कॉमन एलिमेंट क्या है, हमने कहा 30। अब क्या करो, 30 को हटा दो। कहाँ से हटा दें, पहले वाले साइड से, है ना। तो S1 से 30 हटाओगे तो क्या बचेगा, 10, 20। अब ये एक नया सेट बनकर आएगा, एग्जिस्टिंग सेट में चेंज नहीं होगा। तो S1 माइनस S2 का रिजल्ट क्या होगा, 10, 20। दैट मीन्स एक नया सेट बनाओ जिसमें वो एलिमेंट रिमूव कर दो जो S2 के अंदर भी है। S1 में से वो एलिमेंट रिमूव कर दो जो S2 में भी है। तो S1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 10, 20, 30। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो S2 में भी है, 30, रिमूव कर दो।
और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर S2 डॉट डिफरेंस S1, तो रिजल्ट क्या आता? 45। ठीक है, तो अब मैं दोनों कर देता हूँ, S1 डॉट डिफरेंस S2 और S2 डिफरेंस S1। एक का आंसर आएगा 1020, एक का आएगा 46। क्या इस काम को आप माइनस से भी कर सकते हैं, S1 माइनस S2, या यहाँ पर S2 माइनस S। तो ये सेट थ्योरी के ऑपरेशन मैथ के अंदर पढ़ाए गए थे, उनको हम प्रोग्राम में इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, अब इनका यूज कहाँ होगा? अगर इनका यूज मुझे देखना हो तो कहाँ होगा इनका यूज? कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पर इनका यूज होगा? चलो, तो इसकी एक एप्लीकेशन, तो मैं आपको हिंट दूंगा, आप डिसाइड करना कि क्या करना चाहिए। मान लीजिए ये व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जिसमें कुछ लोगों को ऐड कर दिया गया है, उनके मोबाइल नंबर हैं। तो मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है 98 समथिंग समथिंग, किसी का है, तो कुछ भी अपने मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब एक दूसरा ग्रुप है व्हाट्सएप का। अब जो इंसान एक ग्रुप का पार्ट है, क्या वो दूसरे का नहीं हो सकता है? और उसमें अलग भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 7 8 कर दिया, यहाँ पर मैंने 7 9 कर दिया, यहाँ पर 9 2 कर दिया। अब मुझसे कहा गया कि दो व्हाट्सएप ग्रुप का डेटा आपको दे दिया गया है, इसमें से वो लोगों को ढूंढो जो दोनों ग्रुप में हैं। मुझे उन लोगों का डेटा ला के दो जो दोनों ग्रुप में है। स्टैटिस्टिक्स में इसका बहुत यूज होता है, इस ऑपरेशन का। तो अब इसमें बताओ, जो मैंने अभी तीन पढ़ाए हैं उन्हीं में से एक का आंसर आ जाएगा। अब आपको समझना है कौन सा वो ऑपरेशन होगा। तो दोबारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। एक ग्रुप है जिसमें कुछ लोगों को ऐड करा गया है, ऑब्वियसली उनके मोबाइल नंबर से उनकी पहचान हो रही है। और एक दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कुछ नंबरों को ऐड किया गया है। मुझे टास्क दिया गया है कि इन दोनों में जो कॉमन लोग हैं उनको बताओ कौन कौन है। तो अगर मैं इन दोनों को सेट बना दूं तो सही रहेगा, क्योंकि एक ग्रुप में एक मोबाइल नंबर एक ही बार ऐड हो सकता है, दोबारा तो ऐड होगा नहीं। करोगे तो लिख कर आ जाएगा ऑलरेडी एडेड। ठीक है, तो सेट सही है वहां पर। दूसरा वाला ग्रुप वो भी सेट सही है। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट निकाले तो अभी आपने जो बताया वो सही आंसर था। क्या कर दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल। तो अब ये तो सेट बहुत छोटा है, एक ग्रुप में आप कितने भी नंबर ऐड कर सकते हैं, या जो भी लिमिट है मैक्सिमम वाली। तो उस केस में अगर मैं इसका यूज करूंगा तो ये तो बहुत पावरफुल फीचर हो गया सेट का, इंटरसेक्शन। हम तो बस इंटरसेक्शन वैसे ही पढ़ते थे कॉमन एलिमेंट को लेकर, ये तो व्हाट्सएप में इसे एनालिसिस करने के लिए यूज हो रहा है, हमने कहा होता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे ऐसा करना होगा तो आप कर ही लोगे। तो कॉमन निकालना है तो G1 एंड G2, चाहे G2 एंड G1 कर दो, एक ही बात है। इंटरसेक्शन और यूनियन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, पहले कौन सा सेट है बाद में कौन सा सेट है, डिफरेंस में मैटर करेगा, है ना, डिफरेंस में मैटर करेगा। ये दोनों में है।
अच्छा मान लीजिए, अब सिचुएशन क्या है, ये दोनों ग्रुप एक ही पर्पज के लिए बनाए गए हैं। जो पर्पज G1 ग्रुप बनाने का है वही पर्पज G2 ग्रुप बनाने का है। तो अगर किसी ने अपने आप को दोनों जगह ऐड करा लिया है तो उसको एक जगह से हटाना है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे G1 में से वो एलिमेंट हटाना है या वो मोबाइल नंबर रिमूव करना है जो G2 के अंदर भी है, क्योंकि वो एक ही जगह रह सकता है, दोनों जगह नहीं रह सकता है। फिर से समझो, G1 एक ग्रुप है जिसमें कुछ मोबाइल नंबर हैं, G2 एक ग्रुप है इसमें कुछ मोबाइल नंबर हैं। अब मुझसे कहा जा रहा है कुछ ऐसा करिए जिसमें कोई भी नंबर जो दोनों में कॉमन है वो एक ही जगह रहे, दोनों जगह ना रहे। अगर आप यूनियन कर दोगे तो दोनों मिलकर एक जगह आ जाएगा। मुझे ग्रुप दो ही मेंटेन करने हैं। आप जब यूनियन कराओगे तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी कि फिर आप एक ही ग्रुप मेंटेन कर रहे होगे। दोनों को मर्ज नहीं करना है, ग्रुप दो ही मेंटेन करने हैं। तो अब यूनियन नहीं होगा तो क्या बचा, फिर डिफरेंस ही बचा। देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूं G1 माइनस G2, ऐसा करने से क्या होगा, G1 में से वो एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे जो G2 में भी है। तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है G1 के अंदर जो G2 के अंदर भी है, 78। अब वो रिमूव हो जाएगा, कहाँ से रिमूव हो जाएगा, G1 में से। लेकिन ये एग्जिस्टिंग G1 में चेंज ना होकर हमें क्या मिलेगा, एक नया सेट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उस नए ग्रुप को G1 से रिप्लेस करेंगे आगे, है ना। G1 से ये हट गया, अगर मुझे G2 से हटाना होता तो G2 माइनस G1। तो इस तरह के ढेरों यूज केस हो सकते हैं जहां पर हम सेट के कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं चीजों को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो एक फनी एग्जाम्पल हो गया क्योंकि हम इसे डेली यूज करते रहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर सेट थ्योरी का यूज होता है। गेमिंग में सेट थ्योरी का बहुत यूज होता है। ठीक है, कसिनो जो चलते हैं उसमें सेट थ्योरी का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जहाँ सेट थ्योरी चलती है। चलिए, तो सेट का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमारी समझ में आ गया। क्या सेट कॉम्प्रिहेंशन होता है, आंसर इज यस, सेट कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसमें अब ज्यादा समय लगाने की हमें जरूरत नहीं है। सेट कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है। सिर्फ एक प्रोग्राम बनाऊंगा, उसी में आपको सब समझ लेना है। जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट होता था वहां पर बस करली ब्रेसेस लगानी, बाकी तीनों सिंटैक्स वही जो मैंने लिस्ट में पढ़ाए थे वो सारे सिंटैक्स सेट में भी चलेंगे। सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह करली ब्रेसेस लगा देनी है, लूप लगाना है, एक्सप्रेशन लगाना है, आई इंटू आई फॉर आई इन रेंज 1,5। सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें हम ऑर्डर की गारंटी नहीं ले पाएंगे कि ऐप में जो एलिमेंट ऐड हो रहे होंगे वो उसी ऑर्डर में दिखेंगे आउटपुट में जिस ऑर्डर में ऐड हो रहे हैं, तब कुछ और ऑर्डर हो सकता है क्योंकि सेट हमारा कैसा है, अनऑर्डर। तो अभी आई इंटू आई का रिजल्ट क्या बनेगा, पहली बार में 1, अगली बार में 4, फिर 9, फिर 16। क्या पता किस ऑर्डर में होंगे, तो ये तो पता ही था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ इफ भी लगा सकते हो, आप फॉर के बाद फॉर भी लगा सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये हमारा सेट कॉम्प्रिहेंशन या कंप्लीट सेट का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट भी हो जाता है। चलिए, आज इतना रखेंगे, कल ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे। परसों हमारे जो रिमेनिंग कंटेनर्स हैं उनको कवर करेंगे। रिगार्डिंग असाइनमेंट, असाइनमेंट जो मैंने लास्ट क्लास स्प्रिंग के दिए थे उसमें से अभी किसी का मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं आया है। अब आप ये बोलेंगे कि सर आप ही करा दो क्लास में, तो ये ठीक है आपका कहना, है ना, कि क्लास में करा दो, एक नॉलेज होनी चाहिए, अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए हमारा कि भाई नॉलेज होना। अगर असाइनमेंट हमसे नहीं हुए तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ कमी है जो रह गई है। अब भाई पूछ ले इंटरव्यू में तो हम तो यही सोच कर रह जाएंगे सर करा देते क्लास में तो हमारा फायदा हो जाता। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, पहले मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, मतलब जितने भी
मैंने आपको स्प्रिंग के असाइनमेंट दिए, आगे और भी असाइनमेंट दूंगा, लिस्ट के भी दूंगा, अभी लिस्ट सेट के भी दूंगा। तो वहां पर हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैं उसका टूटा फूटा सॉल्यूशन आपको दूंगा। आप उसको देखकर फिर अपना सॉल्यूशन उसको पूरा करिए। और ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही आपको दे दिया हो, है ना, लेकिन कोई गारंटी नहीं होगी कि जो मैंने सॉल्यूशन दिया है वो सही चल रहा होगा। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी होगी वो हिंट होगा, और 70 to 80% उस हिंट में आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं आपको स्प्रिंग असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके सॉल्यूशन के हिंट आज शेयर कर दूंगा। आपको इन हिंट का यूज करते हुए आप अपने उन असाइनमेंट को कंप्लीट करिए। अगर आपको लगता है कि जो मैंने हिंट दिया है उससे अच्छा तो आपका लॉजिक था, तो आप अपना लॉजिक यूज कर सकते हैं, मेरे वाले हिंट को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक का नहीं पता किसके दिमाग में क्या आ जाएगा। ठीक है, चलिए परसों मिलेंगे।